आप सबका स्वागत है। भारतीय धरोहर वैद्यशाला जैसा अभी आपने बाहर देखा होगा, अब तो लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने से ये वैद्यशाला यहाँ चल रही है और वैद्य मनीषा शर्मा जी इसमें बैठती हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हर शनिवार को आप यहाँ बैठती हैं और निशुल्क आयुर्वेदिक ओपीडी आप करती हैं। आज का जो हमारा ये एकत्रीकरण है, जो हम इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि हम अस्वस्थ ही ना हो, बीमार ही ना हो। तो बीमार ना हो उसके लिए क्या करना है? तो अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, नियमित करना है। अब दिनचर्या कैसे ठीक होगी? तो आयुर्वेद के हिसाब से एक शब्द आता है ऋतुचर्या। 6 ऋतुएं होती हैं पूरे वर्ष में और हर ऋतु के 2 महीने होते हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु का समापन होना है, समापन होने वाला है। इसके बाद शरद ऋतु आरंभ होगी। आमतौर पर जुलाई और अगस्त के महीने को आप वर्षा ऋतु मान लीजिए, 15 दिन आगे पीछे होता है। और सितंबर और अक्टूबर के महीने को आप शरद ऋतु मान लीजिए, फिर कहूँगा कि 15 दिन आगे पीछे होता है। हिंदी महीने और जो अंग्रेज़ी महीने हैं उनमें थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन क्योंकि हम अंग्रेज़ी महीना ही समझते हैं और वही हमारी प्रचलन में भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जुलाई और अगस्त वर्षा ऋतु है और सितंबर और अक्टूबर शरद ऋतु है। तो एक गोष्ठी अब से लगभग 1.5 महीने पहले हमने यहाँ की थी और उसमें वर्षा ऋतुचर्या पर चर्चा की थी कि बारिश के मौसम में हमको अपने खान पान और रहन सहन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आज जो हमारी वैद्य हैं मनीषा जी, हमको बताएंगी कि क्योंकि अब समाप्त होने वाली है वर्षा ऋतु, कि हमको शरद ऋतु में क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा कि ये सूचनाओं का एक तरह से हमला आजकल हम लोगों के ऊपर हुआ है ना? और सूचना भी उपयोगी सूचनाएं हैं और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं भी बहुत हमको मिलती हैं, क्योंकि हम सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप और रील्स के ज़रिए हमको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी समस्याएं, जानकारियां मिलती रहती हैं। अब वो एकालाप होता है, मोनोलॉग होता है, वो डायलॉग नहीं होता। उसमें एक व्यक्ति बता रहा है, आप सुन रहे हैं और अगर उसने प्रभावी ढंग से बता दिया तो आप फॉलो करेंगे। डायलॉग नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि उनमें से कुछ जानकारियां तो बिल्कुल सही होती हैं और कुछ जानकारियां सही नहीं भी होती हैं। और जो सही होती हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि हम सबके लिए सही हों। हो सकता है वो बालियान जी के लिए बिल्कुल सही हो और मेरे लिए सही ना हो, मेरे लिए उचित ना हो। तो कौन सी जानकारी हमारे लिए ठीक है और कौन सी जानकारी हमारे लिए गलत है, ये तो जब कोई योग्य और अनुभवी वैद्य बैठा हो वही बता सकता है। तो आज हमारे बीच में मनीषा जी उपस्थित हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमको स्वास्थ्य से संबंधित जो उपयोगी जानकारी आज के समय में लगती हैं वो हमें दें। और आगे क्योंकि एक तरह से सितंबर मास से शरद ऋतु आरंभ हो रही है, तो शरद ऋतु में हमको अपने खान पान में और रहन सहन में क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी बताएं। तो मैं मनीषा जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कहें। बैठ के
आपको तो देर तक बोलूँ। ठीक, आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य मनीषा शर्मा। जैसा सर ने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारा दे दिया कि भारतीय धरोहर वैद्यशाला हम यहाँ पे चला रहे हैं पिछले लगभग 10 महीने से। उसके साथ ही अभी कुछ लास्ट महीनों से हमने एक एफ़र्ट शुरू किया है सबको जागृत करने का, आयुर्वेद के बारे में सही जानकारी उनको मिले। हर चीज़ जैसा सर ने बताया सोशल मीडिया पे जो चल रही है वो हर चीज़ सही नहीं होती, और स्पेशली जो आयुर्वेद का नाम लेके बताते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है, तो लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और उसी क्रम में हमारा एक एफ़र्ट है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ 12 महीने स्वस्थ कैसे बना रहे, उसकी जानकारी उस व्यक्ति को हो। उसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या यानी उसका डे टू डे रूटीन कैसा हो, उसकी जानकारी पूरी दी गई है। और साथ में ऋतुचर्या, ऋतु वाइज भी, सीज़न वाइज भी जो चेंजेस होते हैं वातावरण में, उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी में जो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है उसको कैसे आपने डील करना है। जब आप इस दिनचर्या को, ऋतुचर्या को ठीक से फॉलो करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो इस पे आगे बढ़ते हुए अब जैसे सर ने बताया हम वर्षा ऋतु पे चर्चा कर चुके हैं। अभी वर्षा ऋतु ही चल रही है, लेकिन अब आने वाली ऋतु जो है शरद ऋतु, यानी जो आश्विन और कार्तिक महीना है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और जो मॉडर्न हमारा कैलेंडर चलता है उसके अकॉर्डिंग मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ नवंबर तक चलता है हमारा शरद ऋतु, जिसमें शरद पूर्णिमा आती है। तो इस ऋतु में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, यानी जिनके शरीर में हीट कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि जो पित्त है वो आपके शरीर की हीट, आपकी मेटाबॉलिक फायर को डिनोट करता है। जिन लोगों को गर्मी बहुत, अब पित्त वाले लोग कैसे होते हैं थोड़ा सा उसको मैं बता देती हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर रहती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी से एजिटेट हो जाते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग होते हैं पित्त प्रकृति के लोग। हर चीज़ डिसिप्लिन से, हर चीज़ मैनेज करके चलने की आदत है। कोई भी चीज़ आप उठा के ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा रख देंगे तो वो पित्त प्रकृति वालों को पसंद नहीं आता। उनको किसी दूसरे व्यक्ति का बॉसी नेचर, कोई उन पे आके ऑर्डर जमाए, उनको पसंद नहीं आता। बहुत लॉजिकली, बहुत ही एनालिटिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो ये उनके कुछ ट्रेट्स हैं पित्त प्रकृति वालों के। अब ये जो ऋतु है शरद ऋतु, ये ऋतु है जिस टाइम अब आप देखते हैं कि आज जैसे बादल नहीं है तो धूप बहुत ही तीखी है, तेज़ धूप है। तो अब आगे आने वाली ऋतु में ऐसा ही मौसम आप देखेंगे कि जिसमें धूप बहुत तेज़ होगी। टेम्परेचर उतना हाई नहीं जाएगा, 40 से ऊपर नहीं जाता यूजुअली, लेकिन सन की जो रेज़ होते हैं बहुत तेज़ होती हैं। तो ये जो सन की जो रेज़ होते हैं ये आपके शरीर में पित्त को बढ़ा देती हैं। तो नेचुरली इस ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है, यानी पित्त आपके शरीर में बढ़ जाता है। आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें हाइपर एसिडिटी भी है, हार्ट बर्न है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बढ़ जाते हैं, भूख, पेट में जलन हो जाती है, हाथ पैरों में जलन होना या किसी स्पेसिफिक पार्ट में जलन होना, आइज़ का रेड हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को बहुत इजीली मिल जाती हैं। साथ में जो पित्त है वो इक्विवेलेंट टू आपका ब्लड भी है। तो ब्लड में इम्प्योरिटी होने की जो बीमारियां हैं, किसी को अर्टिकेरिया हो जाता है, एक्ने हो जाना, एक्जिमा हो जाना, वो इस ऋतु में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इस ऋतु को सबसे ज़्यादा इसमें बीमारियां देखी जाती हैं स्किन से रिलेटेड स्पेशली। तो अब हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। जैसा मैंने बताया पित्त का एक गुण है उष्ण गुण, गर्मी होता है, शरीर में गर्मी लाता है पित्त। तो इसलिए इस ऋतु में आपने गरम तासीर वाली चीज़ों का, गरम मसालों का भी सेवन आपने नहीं करना है। अपनी डाइट में खाना जो है आपका लघु होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर अभी आपकी हल्की ही रहती है। तो जो भी आप खाना खाएं उसको ईजिली पचा पाए आपकी अग्नि, इसके लिए खाना आपका लघु होना चाहिए। साथ ही मिर्च मसाला, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना आपने नहीं खाना। बहुत ही सिंपल सा खाना, बहुत कम मसालों के साथ। हाँ, जैसे धनिया जैसे मसाले हैं, धनिया एक बहुत अच्छी मसाला भी है, एक आयुर्वेदिक औषधि भी है जो कि पित्त को शांत करती है।
तो आप धनिए का सेवन इस टाइम पे अपने खाने में धनिया मसाला के रूप में आप ज़रूर डाल सकते हैं। बाकी बहुत गरम मसाले जो हैं, बड़ी इलायची, सिनेमन वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। साथ ही अम्ल चीज़ें यानी एक्सेसिव खट्टी चीज़ें, लवण वाली चीज़ें यानी एक्सेसिव सॉल्ट, जिसमें चिप्स, नमकीन, बाज़ार की चीज़ें, पैकेट से निकलने वाली चीज़ें सब आती हैं उसमें। और एक्सेसिव कटु यानी पंजेंट, जिसमें मिर्च भी आती है, अदरक भी आता है, काली मिर्च जैसी जो थोड़ी स्पाइस लगता है, जिसको आपको खा के चिड़चिड़ाहट सी होती है जीभ में, ऐसे मसाले आपने कम खाने हैं। इसके ऑपोजिट जो 3 रस और कहे गए हैं, मधुर, तिक्त और कषाय। मधुर यानी स्वीट चीज़ें। अब इस स्वीट से मेरा मतलब वो मिठाइयों से नहीं है, रसगुल्ले ले आए और ये सब चीज़ें ले आए। मीठे में भी स्पेसिफिक कहा गया है, जैसे रेजिन्स हैं, द्राक्षा, या जिसे मुनक्का कहते हैं, किशमिश कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। मीठे के रूप में आप अंजीर ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, सौंफ है, मिश्री है। इस तरह की चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। अब जो आगे वाले 15 दिन में, उसमें धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने आप डेली रूटीन में ला सकते हैं। तो ये आपके पित्त को बैलेंस करके रखेगी। साथ ही तिक्त चीज़ें, कड़वी चीज़ें, नीम की पत्ती है, करेला है, परवल भी कटु उसमें तिक्त रस में ही आता है। ये ऐसी चीज़ें आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, पित्त को शांत रखती हैं। कषाय रस वाली चीज़ें हैं, जैसे आंवला है, बहुत अच्छा पित्त शामक है। खट्टा होते हुए भी आंवला पित्त को शांत करता है, पित्त को बिगाड़ता नहीं है। किसी भी फॉर्म में आप आंवला ले सकते हैं, चटनी के फॉर्म में ले लीजिए, लेकिन उसमें ज़्यादा स्पाइसेस ना डले हों। आंवले का जूस ले सकते हैं, उसमें थोड़ा हनी मिला लीजिए आप। आंवले की कैंडी के रूप में ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा के रूप में ले सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप आंवले को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। अनार एक बहुत अच्छा कषाय रस है, पित्त का शमन करने वाला है, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। सीज़न में जो भी फल आता है वो आप ले सकते हैं। जैसे अभी सिंघाड़ा आएगा, सिंघाड़ा बहुत अच्छा पित्त शामक है और वो विशेष रूप से इसी ऋतु में आता है। जल में उत्पन्न होने वाला है, तो यानी उसमें वो ठंडक रहती है, तो इसलिए सिंघाड़ा इस टाइम पे अब जब आएगा तो आप ज़रूर उसका सेवन कर सकते हैं। और जैसे अभी नाशपाती आ रहा है, बब्बू कोशा आ रहा है, इस टाइप के फल आप अब ले सकते हैं धीरे धीरे करके। और साथ में दही, जो एक बहुत कॉमन है, जो मुझे सुनते आ रहे हैं उनको रहता होगा, इन मैम की दुश्मनी ही रहती है दही से। दुश्मनी नहीं है, मैंने कहा था वर्षा ऋतु में जिसको बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं है, सूजन नहीं है, वो ले सकता है। लेकिन अब जो आने वाली शरद ऋतु है, इसमें दही का सेवन नहीं करना है, क्योंकि दही गर्म होती है नेचर में, कंट्रेरी टू द बिलीफ। जो लोग मानते हैं कि दही ठंडी होती है, जिसको भी स्किन में एक्ने की समस्या है या रेडिशनेस हो जाती है, टिकेरिया जैसी बीमारी हो जाती है उनको, तो उनको विशेष रूप से दही का सेवन नहीं करना। बॉडी में इन्फ्लामेशन है, नहीं करना दही का सेवन आपने। इस प्रकार से दही का बहुत कॉमनली हम मिसयूज़ होता हुआ देखते हैं, क्योंकि मॉडर्न में उसको सिर्फ एक प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक के रूप में देखा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में उससे उसके गुणों के आधार पर हम उसको यूज़ करते हैं। तो अभी सीज़न नहीं है, ये 2 महीने आने वाले, मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ नवंबर तक रुक जाइए, इसमें दही का सेवन मत करिए। उसके बाद जो ऋतु आएगी यानी विंटर सीज़न है, उसमें आप दही का सेवन कर सकते हैं। और अब एक्सरसाइज पोर्शन यानी जो विहार है या व्यायाम है, उसके बारे में बताती हूँ। व्यायाम का एक हमेशा के लिए एक नियम है कि अपने अर्ध शक्ति, जितना आपका स्टेमिना है, उसका आधा आपने व्यायाम करना है। इसके बारे में तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि दही नहीं लेना है, और मान लीजिए कभी लेना पड़ गया या बहुत मन कर गया, तो उसके भी एडजुवेंट्स यानी उसके साथ आपने क्या लेना है। उसके साथ आप शक्कर ले सकते हैं दही में मिला के, मधु यानी हनी ले सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप दही के साथ, वैसे तो अवॉइड ही करना है, लेकिन कभी बहुत मन कर गया तो इस तरह से दही को लिया जा सकता है, लेकिन कोशिश करनी है हमें नहीं लेना। इसी प्रकार मट्ठा भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगी, कभी कभार के लिए चलेगा। मट्ठा भी जो असली तक्र होती है वो होती है जब आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, और तब जो लेफ़्ट ओवर बचता है वो होता है मट्ठा, तक्र या छाछ, जिसके अपनी बहुत अच्छी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं।
मट्ठा जो होता है वो कषाय रस वाला होता है और ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वो आप कभी कभी ले सकते हैं। इसी प्रकार से कढ़ी भी जो है बनाते टाइम, क्योंकि हम उसको मथते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, उसमें हम बेसन भी मिलाते हैं, लेकिन दही बहुत खट्टी या जो मट्ठा है वो बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक मीडियम सा रहे तो आप ले सकते हैं। और दही जब अगर घर में जमा के लेते हैं तो कोशिश करें गाय के दूध की जमी हो वो दही। तो इस प्रकार से आप कभी कभार ले लीजिए, लेकिन टोटली में अवॉइड करने की ही कोशिश करें। कभी लेना ही मन कर गया तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था मधुर रस वाली चीज़ें ले सकते हैं। मधुर रस में घी भी आता है, मधुर रस में मक्खन भी आता है, मधुर रस में दूध भी आता है। इसलिए आप देखते होंगे जो शरद पूर्णिमा होती है, जो हम खीर बनाते हैं उस टाइम पे खीर बना के छत पे रखते हैं, जिससे वो चांदनी की उसमें चांदनी की रेस जो है वो उससे उसको शीतल करे और फिर उसको हम नेक्स्ट डे खाते हैं। इस प्रकार की खीर बना के ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन उसको ओवरलोड मत कीजिएगा ड्राई फ्रूट से कि नहीं हमें अच्छी बनानी है, रिच बनानी है उसको, तो हमने काजू बादाम जितना सब है वो डाल दिया। इतना सब नहीं डालिए, जितना सिंपल रहने देंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, आप उसमें नारियल डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से उसमें जो चीज़ें शरीर को कूलिंग दे उनको आप ज़रूर कर सकते हैं। अभी मैं व्यायाम की बात कर रही थी, तो व्यायाम जैसा परिभाषा दी गई है कि बलार्ध ही व्यायाम करना चाहिए हमेशा। विशेष रूप से जो जैसे मैंने पित्त प्रकृति वालों का मैं बता रही हूँ, तो उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट ना बढ़े ऐसे व्यायाम करने हैं। जैसे सूर्य नमस्कार ना करके चंद्र नमस्कार करें, शीतली है, शीतकारी है, अनुलोम विलोम है। इस प्रकार के जो व्यायाम है, जो प्राणायाम है, उसको अपने रूटीन में या जो आप व्यायाम पोषण करते हैं, एक्सरसाइज पोषण करते हैं, उसमें इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप कहीं से भी यूट्यूब से भी आप चंद्र नमस्कार के पोजेस जो हैं वो आप इजीली आपको मिल जाएंगे। इस टाइम पे चंदन की खुशबू या चंदन का जो लेप है अपने माथे पे आप ज़रूर करिए। बॉडी में शीतलता लेके आता है, आपके ब्रेन को भी शांत रखता है। साथ ही चंद्रमा की शीतलता में भी जाने को कहा गया है और स्पेशली बोला गया कि फूलों की माला पहन के, फूलों की माला जो एक तो कूलिंग भी देगा आपके, साथ ही स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को, उसको भी शांत रखेगा। तो जो जब चांद आता है, यानी जो स्पेशली पूर्णिमा का जो समय होता है उसके आसपास के 2-4 दिन, आप जिस टाइम चंद्रमा निकलता है तो उस टाइम ओपन एयर में चंद्रमा की उस चांदनी के नीचे ज़रूर जाइए, उससे बहुत लाभ होता है। करके देखिएगा, बहुत डिफरेंस पता चलता है उससे। क्योंकि जो पित्त है वो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पित्त दोष है वो अग्नि है, गर्माहट है। पित्त दोष को शांत करने की जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है घी। घी पित्त का श्रेष्ठ शामक है। तो अपने डाइट में, लंच पोर्शन में घी, गाय का घी ज़रूर शामिल करिए और कोशिश करें दोपहर के समय में उसको लेने की। और इस टाइम पे वैसे हमारे यहाँ तिक्त रस वाली जो मेडिसिन्स होती हैं उनसे पकाया हुआ घी, उसको तिक्त घृत अलग अलग नामों से आता है, उसका सेवन भी करने को कहा जाता है। कुछ पंचकर्म की थेरेपीज़ जो विशेष रूप से इस ऋतु में बताई जाती हैं उसमें रक्त मोक्षण आता है और विरेचन आता है। विरेचन यानी मेडिकेटेड परगेशन। आपको कुछ दिन उसमें प्रॉपर एक प्रोसीजर रहता है कि कुछ दिन आपको घी पिलाया जाता है और उसके बाद फिर आपको मेडिसिन दे के लूज़ मोशंस लगाए जाते हैं, जिससे बॉडी में जो एक्सेस बना हुआ पित्त होता है वो सारा मोशंस के थ्रू आपके बॉडी से बाहर जाता है। तो जिसको भी स्किन डिजीज़ हो रही है तो उसको ये विरेचन की जो थेरेपी है वो ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपकी बॉडी की सर्विसिंग जैसा होता है। हम जब कार की सर्विसिंग कराते हैं उसको सही चलाने के लिए, तो इसी तरह से ये आपकी बॉडी की सर्विसिंग का काम करता है। इस टाइम पे अभ्यंग कर सकते हैं, अभ्यंग यानी फुल बॉडी मसाज कर सकते हैं, लेकिन तेल, जैसा मैंने वर्षा ऋतु में जब सर्दी मैंने बताया था उस टाइम पे तिल तेल का यूज़ करने के लिए, लेकिन अब शरद ऋतु आते ही आपका तेल बदल जाएगा और वो हो जाएगा कोकोनट ऑयल जो ठंडा है, या घी को भी, घी से भी आप चाहें तो मसाज कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट जो है वो नारियल का तेल है। अपनी डाइट में मैंने जैसे बताया घी को ज़रूर शामिल करिएगा, पित्त को शांत रखता है। और साथ में जितनी भी जैसे मीठी चीज़ें हैं,
इन द फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया, सौंफ और मिश्री हो गया, गुलकंद हो गया, बहुत अच्छा पित्त शामक होता है। तो इस तरह से अपने भोजन में ये छोटे छोटे चेंजेस आप करेंगे तो आपकी बॉडी में जो ये दोष हैं ये समअवस्था में बने रहेंगे। दोष समअवस्था में रहेंगे, धातुएं समअवस्था में रहेंगे, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, नॉट इवन फिजिकली, मेंटली भी। क्योंकि पूरी तरह से मतलब एक पर्सन के स्वस्थ रहने की डेफिनेशन खाली उसके फिज़िकली स्वस्थ रहने को नहीं है। यदि वो मानसिक रूप से परेशान है, स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, क्रोध करना पित्त को बढ़ाता है। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें, रात में भी करें, सोने से पहले स्पेशली कुछ देर 10 मिनट या 15 बार डीप ब्रीदिंग करके सोएं। और इस टाइम पे अपनी नाभि पूरण, जिसको नाभि में तेल डालना भी कहा जाता है, रात में सोने से पहले या तो नारियल तेल या फिर देसी घी, इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को आप हल्का सा गुनगुना करके अपनी नाभि में 2-3 बूंद जितना भी आता है उतनी देर नाभि में रखिए उसको, जितना भी आता है, और 10 मिनट के लिए उसको वैसे ही छोड़िए। फिर अपने नाभि के आसपास सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज मोशन में मालिश करके उसके बाद सोइए। तो ये, और साथ ही पैरों के तलवों में मसाज करना इट्सेल्फ अ थेरेपी। अभी तक हमने तिल तेल से बोला था, लेकिन अब नारियल तेल को गुनगुना करके उससे मसाज करके सोइए। आपका स्ट्रेस है, दिन भर की जो थकान है, जिसको नींद नहीं आती है, इन सब चीज़ों में ये बहुत हेल्प करती है। सुनने में बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है कि पैरों के तलवे पे मालिश कर रहे हैं तो कैसे यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, आप करके देखिए। और ये पाद अभ्यंग है या नाभि पूरण है, ये आपकी दिनचर्या का पार्ट है। ऋतुचर्या के, ऋतु के अकॉर्डिंग हम उसमें किस तेल से करना है उसको हम चेंज कर देते हैं, लेकिन ये आपका एक डेली रूटीन का पार्ट होता है कि जो अब दिन भर की थकान है उसको दूर करने का, उसको मैनेज करने का एक ये बहुत बड़ा उपाय है। तो इस प्रकार से आप ये छोटे छोटे चेंजेस को करेंगे। और हाँ, जैसे कई लोग पानी, जो अब कई लोग तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते हैं, ताम्र जो है वो थोड़ा पित्त को बढ़ाता है, तांबा जो है। तो इस टाइम पे, या जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। कभी कभार हफ्ते में एक आध बार ले लिया उनके लिए ठीक है, अदरवाइज़ उनके लिए विशेष रूप से मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा है, या चांदी के ग्लास में रखा हुआ पानी भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है या जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए चांदी के ग्लास में आप पानी रात में भर के ढक के रख दीजिए, सुबह उठ के आप ये वाला पानी पीजिए, तो ये आपको ज़्यादा लाभ कर देगा। जिनको ज़्यादा हाथ पैरों में भी जलन रहती है तो उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय मैं बता देती हूँ। अपने पास जो धनिया के बीज आते हैं उनको आप भून के पीस के रख लीजिए, और इसी की इक्वल क्वांटिटी में आप सौंफ को भी इसी प्रकार से भून के पीस के रख लीजिए। रात में सोते समय छोटा चम्मच का 1 चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम की मात्रा में 1 कप गर्म पानी में आप ये मिक्सचर को डाल दीजिए और इसको ढक के छोड़ दीजिए। सुबह उठ के आप ये पानी पिएंगे तो जो जिनकी बॉडी में जलन होती है, यूरिन में जलन होती है, हाथ पैरों में रहता है, या आइज़ में भी कईयों को जलन फील होती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आगे आने वाली 2 जो सीज़न्स है, जो 2 महीने हैं, सीज़न तो नहीं कहूँगी, 2 महीने हैं, उनमें आप स्वस्थ रहेंगे, पित्त नहीं बिगड़ेगा। और हाँ, जब जितना हो सके तो ऐसे बहुत तेज़ जो धूप होती है उसमें जाने को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। अब मजबूरी है, जब निकलना ही है काम से तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो उस काम को थोड़ा, जब सूर्य की जो ताप है जब वो कम हो जाए उसके बाद निकलिए, या उससे पहले वो काम कर लीजिए। तो इस प्रकार आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आने वाली जो शरद ऋतु है वो और अच्छी निकलेगी आपकी। थैंक यू। हाँ जी। दही जो आपने बोला इस सीजन में नहीं, हाँ नहीं खानी, इस सीजन में बस। हाँ, गर्मी में भी नहीं खानी, सर्दी ऋतु में नहीं खानी, सर्दी भी जब आएगी ना तब खानी। हेलो, दही की तासीर जैसे हम लोग मानते हैं कि ठंडी होती है और खूब सारी दही खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या चीज़? जिनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, जिनके हाथ पाँव। देखिए, कई बार होता है कि कई चीज़ों की डेफिशिएंसी, मतलब जैसे विटामिन B12 हो जाता है, उसकी कमी के कारण भी हाथ पैर कई बार ठंडे रहते हैं। तो ये आपकी बॉडी का नेचर हो सकता है, नहीं तो एक बार टेस्ट भी करवा सकते हैं, फिर क्या पता डेफिशिएंसी के कारण, किसी चीज़ की कमी के कारण ऐसा हो रहा हो, है ना। तो फिर हम उस अकॉर्डिंगली फिर उसकी मेडिसिन वो देते हैं। आप ये अपने बाजू रखो।
ये है सवाल आप पूछ लीजिए। ये तो आप अपने पास। इसे पूछना ना, इसे आप दे दो, इसे पूछ लीजिए। एक सवाल तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब से थोड़ी जान पहचान हो गई तो एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी मैं बस, कि अभी डॉक्टर साहब ने शरीर की प्रकृति क्या होती है उस पे बताया, पित्त प्रकृति के लोगों के बारे में ये बताई गई है। तो कैसे जांचेंगे हम लोग कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, उसकी जांच होती है। तो जैसे हम लोग अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं, हर एक का ब्लड ग्रुप अलग होता है, इसी तरह से हर एक की शरीर की प्रकृति अलग होती है। वो जांच करानी ज़रूरी है, जिससे आप अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी दिनचर्या को डिसाइड कर सकते हैं उसके हिसाब से, जिसकी जानकारी डॉक्टर साहब से मैं कहूँगी कि यहाँ पर भी साझा करें प्लीज़। जी, चूँकि प्रकृति जो है एक ये बहुत ही आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन्स भी देते हैं तो अगर वैद्य को पता होता है कि उसकी प्रकृति क्या है तो उस अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन्स को मॉडिफाई कर देते हैं। अब जैसा मैम ने कहा कि कैसे जाना जाए प्रकृति, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, आयुष मंत्रालय का पोर्टल है, तो उसके ज़रिए हम प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसकी फ़िज़िकल ऑब्जर्वेशन, मतलब हम उसका बाल है, दांत है, नेल्स हैं, सब कुछ चेक करते हैं। साथ में उससे कुछ पज़ल सॉल्व करवाते हैं टू नो देयर मेंटल एबिलिटी, उसके बिहेवियर के रिलेटेड, उससे के साइकोलॉजिकल के रिलेटेड उससे सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 1.25 घंटा ये सेशन चलता है। उसके बेसिस पे आपकी प्रकृति बन के आती है। किसी भी व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो कभी बदलती नहीं है। जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक उस व्यक्ति की प्रकृति वैसी एक ही रहती है। अगर उस व्यक्ति ने जिससे भी वो जांच करा है उसको सही जवाब दिया है तो, क्योंकि कई बार होता है लोगों को रहता है कि अब मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ तो वो अच्छा बनने के चक्कर में या अपनी अच्छी इमेज वो करने के लिए कि नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता, और जब उनके साथ में आई भी उनकी कोई भी होता है, फ्रेंड होता है, पार्टनर होता है, हम उनसे पूछते हैं नहीं जी ये तो घर में बहुत चिड़चिड़ करते हैं। तो इस प्रकार से सही तरीके से सही आंसर्स के साथ जब आप अपनी प्रकृति की जांच करवाते हैं तो वो प्रकृति आपकी आजन्म सेम रहती है। और मेन बात है कि प्रकृति को जानने का फ़ायदा क्या है। प्रकृति को जान के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, कितना व्यायाम मेरे लिए अच्छा है, कितना व्यायाम अच्छा नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे व्यायाम करना यानी जिस ऐसी क्रिया करना या वो प्रोसेस जिससे आपके शरीर में वात बढ़ती है। अब जो वात प्रकृति का व्यक्ति है तो वो अगर ऐसी एक्टिविटी या टू मच ऑफ एक्सरसाइज करेगा तो उसके शरीर में वात जल्दी बिगड़ेगी कंपेयर टू द अदर प्रकृति, और फिर उसको जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर, मसल पेन, फाइब्रोमाइल्जिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो कुछ बीमारियां होती हैं जिनके प्रति उस प्रकृति का व्यक्ति प्रोन होता है। यदि वो अपने आहार विहार को, अपनी दिनचर्या को, ऋतुचर्या को ठीक से नहीं फॉलो करेगा तो उसको आगे जाके वो बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम अपनी प्रकृति जान लेते हैं तो मुझे ये पता है कि अच्छा मेरी प्रकृति ये है और मेरे लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो मैं सोच समझकर ही उन चीज़ों का सेवन करूँगी। मान लीजिए जैसे पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो मैं उन चीज़ों को टोटली अवॉइड करूँगी। नहीं कर पाई तो कम क्वांटिटी में खाऊँगी जिससे मुझे तकलीफ़ कम हो। इसलिए प्रकृति जानना बहुत ज़रूरी है जिससे आप स्वस्थ बने रहें। और ये हमारे सेंटर पे जो हमारा सेक्टर 51 में सेंटर है वहाँ आके आप अपनी जांच प्रकृति की करवा सकते हैं। इसको प्रकृति परीक्षण कहा जाता है। आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ कोई नहीं, इधर है हाँ, माइक से वो दुबई जी को उसमें चला जाएगा। ठीक है। जब से भाई साहब के और वैद्य जी के मैं टच में आया हूँ तो मैंने जो है प्रकृति परीक्षण के बारे में गूगल पे पढ़ा। मैं सिर्फ अपनी जो मैंने अर्जित किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ये देश जो है ऋषि मुनियों का देश है और हमारे यहाँ आयुर्वेद जो है वो उससे अद्भुत कोई विधान है ही नहीं इलाज के लिए। और जो प्रकृति परीक्षण है ना, अगर जिसने ये करा लिया अपने बच्चों का, अपने परिवार का, उसे आजीवन कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है और और उसके अनुसार वो चलेगा। ना ही कोई बीमारी हो सकती है उस घर में,
जैसे बड़ी बड़ी बीमारी सुनने को मिल जाती हैं, किडनी की, लीवर की, कैंसर, फलाना ढिमका, कोई बीमारी नहीं हो सकती उसे किसी भी तरह की, अगर प्रकृति परीक्षण करा लिया और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। गलत तो नहीं करा जी? नहीं जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अधिकतर जो बीमारियां हैं, मैं कहूँगी 90% से भी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो आपके गलत खाने पीने की वजह से ही होती हैं। खाने की भी नियम दिए गए हैं कि किस प्रकार से खाना खाना है। इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि किसी और पैथी में खाने को लेके, पानी को लेके, व्यायाम को लेके उसके गुण बताए गए हैं। और जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जो जब लिखा गया था वो तब भी सत्य था, आज भी सच है, और वो आगे आने वाले 5000 साल भी नहीं बदलेगा। जो लिखा गया है, जैसा दही को लेके अभी बोला किसी ने, सर ने शायद, कि ठंडी होती है, दही गर्म होती है नेचर में, ये बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है। लोग गर्मियाँ आते ही दही को भर भर के सेवन करना शुरू कर देते हैं कि जी दही ठंडी होती है, दही गर्म होती है। जो तब लिखा गया था कि दही गर्म होती है, वो दही आज भी गर्म है, वो आगे भी आने वाले सालों में भी गर्म रहेगी, वो नहीं बदलेगा। क्योंकि जो ऋषि मुनियों द्वारा जो हमारी संहिताएं लिखी गई हैं उनको आप्त पुरुष कहा जाता है, जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो सभी रज और तम से मुक्त होते हैं, यानी सत्व गुण युक्त जो वो ऋषि थे उन्होंने लिखा था। और उनके वचन ऐसे हैं कि जो उन्होंने कहा है तो वो सच ही है। ना आज तक कोई चरक संहिता से एक श्लोक को हटा पाया है, ना कोई उसमें ऐड ऑन कर पाया है, सिर्फ उसकी व्याख्या को करने के ढंग बदल गए हैं। कोई उसको कैसे लेता है, कोई उसको कैसे लेता है, लेकिन कई चीज़ें हमारे उसमें फैली हुई हैं जो आयुर्वेद के नाम पे गलत चीज़ें फैलाई हुई हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे बहुत आजकल देखने को आता है कि लोग खाने के साथ पानी नहीं पीते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे कि नहीं जी, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा गया है, किसी ग्रंथ में, किसी संहिता में नहीं लिखा कि खाने के साथ पानी नहीं पीना। इसके ऑपोजिट सारे उसके गुण बताए गए हैं, या किस टाइम पानी पीने से क्या होता है। एग्ज़ाम्पल, खाना खाने से ठीक पहले पिया गया पानी आपको कृश यानी दुबला बनाता है। खाने के तुरंत बाद पिया गया पानी आपको स्थूल यानी मोटा बनाता है। और खाने के साथ पिया गया पानी आपको सम यानी इक्विलिब्रियम में, बैलेंस अवस्था में रखता है। अब बात आती है पानी पीना कितना है। अब मैं खाना लेके बैठी हूँ और मैं 4 बोतल पानी पी जाऊँ, वो गलत है। लेकिन खाने के साथ थोड़ी मात्रा में 50-60 ml 100 ml तक आप गुनगुना पानी लेके बैठिए। आजकल 70% से ज़्यादा लोगों की पेट से रिलेटेड समस्या होती है, ब्लोटिंग हो रही है, खाना नहीं पच रहा, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो रहा है। और रीज़न जब भी मैं सबसे पहले मैं यही पूछती हूँ, खाने के साथ पानी पीते? नहीं जी, हमने तो छोड़ा हुआ है। नहीं छोड़ना था, आपने यही गड़बड़ करी हुई है। खाने के साथ थोड़ी मात्रा में गुनगुना पानी सिप करके ज़रूर पीजिए। हाँ, खाने के साथ आप एक साथ 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, वो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी मात्रा में पिया गया पानी आपके भोजन को ठीक से पचाएगा, आपकी अग्नि की वृद्धि करेगा। तो इसलिए खाने के साथ आजकल हम छोटे बच्चों को भी मना कर देते हैं, नहीं बेटा नहीं पीना, नहीं, उनको पानी दे दीजिए, एक कप में रख के गुनगुना पानी दीजिए। हाँ जी, कोशिश करें गुनगुना पानी हो। हाँ, खाली पेट पानी मत पियो, पानी पीने के 2 रोटी 1 रोटी खाओ तब पानी पियो। हाँ, और ये जो खाली पेट जैसे पानी पीने का है, लोग सुबह उठते ही बहुत सारा पानी पी लेते हैं, है ना। सुबह उठते ही जो बहुत सारा पानी पीते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं, इससे तो हमारा मल निकलता है। वो पानी का काम नहीं है आपका मल निकालना। ये आपका बॉडी में डाइजेशन, फूड का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ठीक से होगा तो वो मल भी अपने आप निकलेगा। एक नेचुरल प्रक्रिया है। उसके लिए आपको पानी देके उसको धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। धक्का मारा तब जाता है जब नाली अटक गई है, नाली बंद हो जाती है, तब हम ऊपर से 1 बाल्टी पानी डाल के उसको आगे निकालते हैं। लेकिन बॉडी में अगर आप ठीक से खाना खाते हैं, खाना खाने के रूल्स हैं। अब हम सोने से ठीक पहले गला भर के खाना खाते हैं जब तक ध्यान तक नहीं आ जाता, और उसके तुरंत बाद हम सो जाते हैं। कैसे पचेगा आपका खाना? आधी रोटी कम खाओ।
इसीलिए कहा गया है कि खाना जब आप रात का खाना खा रहे हैं तो सोने से 3 से 4 घंटा पहले अपना खाना खा लीजिए, और सुबह उठ के इतना सारा पानी पीना है, उसका भी वर्णन सिर्फ एक ऊषा पान के रूप में किया गया है जो योगा में बताया गया, और वो उनके लिए बताया गया है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले। उस समय आप उठ रहे हैं तो आप 8 अंजलि 8 प्रस्थ पानी, यानी जो ये लगभग 640 ml बनता है, उतना पानी आप पी सकते हैं। आप 9 बजे उठ रहे हैं सो के, 8 बजे सो के उठ रहे हैं और ऊपर से 2-3 गिलास पानी पी रहे हैं, आप अपनी अग्नि को ख़राब कर रहे हैं। यही अग्नि धीरे धीरे ख़राब होते होते कुछ सालों बाद आपको फिर डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स देगी ही देगी। तो इसलिए हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, उस चीज़ को पहले समझिए कि वो चीज़ आपके लिए है। सोर्स क्या है, जहाँ से आप वो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उस चीज़ का सोर्स क्या है। इसलिए मैं हमेशा जो भी कहती हूँ वो सिर्फ जो मेरी संहिता में लिखा गया है उसी के बेसिस पे कहती हूँ, उससे अलग नहीं जाती, कुछ अपने तरफ से बना के नहीं बोलती। जितना मेरी बुक में लिखा गया है कि हाँ इतना पानी पीना है और इस समय खाने के साथ पिया गया पानी आपको सम रखता है, तो यानी आप पी सकते हैं। गर्म पानी पीजिए। पानी पीने का जो तरीका है वो है कि आपको जितनी प्यास लगी है आप उतना पानी पीजिए। कोई डॉक्टर कोई वैद्य आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना पानी पीना है, हमेशा अपने प्यास के अकॉर्डिंग पानी पीजिए। जी सर। हाँ, मैं कपिल जी की का बात को आगे बढ़ाते हुए जी हमने ओके ओके ओके, लेकिन जितना जानकारी बहुत अच्छा थैंक यू। ठीक है हमने पढ़ा है, नेट पे देखा है, जानते हैं कि जापान में करीब 60,000 लोग, छोटा देश में 60,000 लोग 100 से ऊपर के बीच में हैं, 100 और 115 के बीच में हैं। तो वही तो मुझे पता है कि दिनचर्या आपका ठीक हो, खान पान ठीक हो तो आप हेल्दी रहेंगे और आपकी आयु बढ़ जाएगी। इंडिया में माना जाता है कि इनकी आयु भगवान ने लिखा है इतने रहेंगे, वहाँ नहीं माना जाता। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करूँगा आपसे, मुझे वो उसमें थोड़ा डिटेल बताइएगा कि हम उसमें क्या करें। जैसे किसी को 2 घंटा या 3 घंटा ही सोना है, मतलब उससे ज़्यादा उसके पास सो ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आ रही, लेकिन है नहीं टाइम, सो नहीं रहा है, तो वो उसके सप्लीमेंट में क्या ले, मौसमी का जूस ले या कुछ ऐसा करे जिससे नींद नहीं आए, वीकनेस फील नहीं हो, वो मुझे आप बताइए प्लीज़। देखिए, जो निद्रा की आपने बात करी, कम सोना चाहता है, कम सोता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो 3 चीज़ें हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ कहे गए हैं इस शरीर के, 3 पिलर्स जिन पे ये हमारी बॉडी बिल्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले नींद का जो समय है उसके भी अपने फ़ायदे होते हैं, प्रॉपर नींद लेने के भी। ठीक है, 7 से 6, ठीक है, कईयों को 7 घंटे भी ज़्यादा हो जाता है कईयों के लिए, जैसे बात प्रकृति वालों को नींद थोड़ी उनकी डिस्टर्ब रहती है, ज़्यादा उनको नींद नहीं आती कंपेयर टू कफ प्रकृति वालों को जिनको बहुत नींद आती है। लेकिन एक 6 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। आपकी बॉडी अगर नहीं ले रहे तो क्या करना है? नींद लेनी है। आप क्यों नींद से अपने आप को दूर करना चाहते हैं? नींद जब आप सोते हैं तो आपके न्यूरॉन्स का रीजनरेशन होता है, बॉडी रीजनरेट करती है। होता है, वो मुझे पता है। बिल्कुल। इनका सवाल इसलिए है ये मेरे साथ इनकी पारिवारिक दिक्कत है जी, इनके बच्चे बाहर हैं और अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं और इनकी धर्मपत्नी पिछले लगभग 16 साल से कोमा में। अच्छा, हाँ सर। तो वो जो है पूरी तरह से उनकी सेवा में रहते हैं, अपनी ऑफिस के बाद जो सामाजिक कार्य करते हैं वो सामाजिक कार्य करते हैं। यहाँ RWA के लंबे टाइम ये अध्यक्ष रहे सुधीर जी, और उसके बाद जो है अपनी पत्नी को समय देते हैं, तो उस कारण से सो नहीं पाते, 2-3 घंटे सोते हैं। तो अपने ये चाह रहे हैं कि भाई कुछ मैं ऐसा क्या अपने डाइट में ले लूँ कि मुझे नींद की जो कमी है वो उस डाइट से पूरी हो जाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भरपाई हो जाए। देखिए, उसके लिए एक बार मुझे आपका पूरा एक जांच भी करनी पड़ेगी। उसका जो एक बहुत इजी वो है, जैसे अश्वगंधा जैसी हमारी कुछ ड्रग्स आती हैं, है ना, कुछ मेडिसिन होती हैं जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर होती हैं, एडेप्टोजेनिक होती हैं, यानी शरीर को एडेप्ट करवाती हैं आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, है ना। तो इस प्रकार की ड्रग्स हैं, जैसे एक रसायन चूर्ण नाम से भी आता है, तो आप कुछ इस टाइप का सप्लीमेंट ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि एक बार मिलके मैं पूरा आपका, है ना, दिनचर्या पूछ के फिर उस कुछ अकॉर्डिंग आपको बताऊं। शनिवार को एक बार आप आए थे, हाँ मुझे याद आ गया। शनिवार में आप अपना प्रकृति परीक्षण कराओ ना, यही टाइम ठीक है। नहीं, एक मिथ्या और भी है, जैसे आपने बताया अभी
हमने सुना है कि हम रात में सोते हैं तो हार्मोन जनरेट होता है, नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है, तो हमें लगता है कि हमारा हो नहीं रहा है क्या, तो इसका क्या मतलब, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, नींद का भी जैसे अब आपने बताया ना, अब फिर आप दिन में भी नहीं सो पाते होंगे। बस बैठे हैं, सो गए, जबकि मेट्रो में लेटे। चल रहे हैं, सो रहे हैं, थोड़ी बहुत हो जाती है, हाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन देखिए, नींद होनी चाहिए पूरी, है ना, उसका उसका नहीं नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू। आप में से कोई सवाल? लीजिए लीजिए। नींद नहीं आना डॉक्टर साहब, नींद नहीं आना, रात भर दिमाग चलना, हाँ। कभी बाहर जाओ, कभी अंदर जाओ। ये आप पैरों के तलवों की मालिश करना शुरू करो, फिर आप मुझे 15 दिन बाद बताना। प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए और पैरों के तलवों पे मालिश करके सोइए। आप करके देखिए, तेल अभी कोकोनट ऑयल से। अब ये अनुलोम विलोम मैम कितने टाइम, सुबह शाम या फिर? सुबह के टाइम सबसे अच्छा है, जबकि नेचर भी जो एक है ना पूरा रिजुविनेट हो जाती है। सुबह के समय जो होता है सबसे बेस्ट उस टाइम पे है। और जैसे कईयों को नींद आने में से दिक्कत बताई है ना कि बहुत मुश्किल से नींद आती है, तो एक बार सोने से पहले, अच्छा ओके, सुबह के टाइम पे तो करिए ही करिए, और एक बार रात में सोने से पहले भी 10 से 15 बार करके सोइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम पुष्कर पांडे है। मेरा प्रॉब्लम जो है वो ये अभी डाइट और सीज़न से रिलेटेड नहीं है जी। मेरा प्रॉब्लम है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस की रिलेटेड, जो बेसिकली एक कॉमन बीमारी हो गई है आज अब के टाइम हाँ। पे, जो पहले नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल। सो आफ्टर कोविड हुआ ये कि मेरे को 3 बार कोविड हुआ। Okay. तो तीनों टर्म से कोविड हुआ, एंड सेकंड कोविड के बाद इन 2021 ऑल ऑफ अ सडन जो मेरी लेफ़्ट आई की रोशनी थी वो, मतलब मैं रात को घर आया हूँ, मेरे 2 हफ्ते से हेडेक हो रहा था, बट वो डिस्प्रिन या कोई दवाई से जा नहीं रहा था। तो मैं रात को घर आया हूँ, सोया हूँ, एंड नेक्स्ट डे मेरी आँख की रोशनी 0 हो गई थी। ओके। जो ये कोविड के बाद हमें सिम्टम्स जी, आए थे जी, कि हाँ किसी जी, को हाँ सुनने जी। नहीं दे रहा, किसी की आँख की रोशनी आ रही है, मेरे साथ वो हुआ। Okay. एंड उस टाइम पे मेरे को 3 महीने के लिए एक्सट्रीम स्टेरॉइड्स दिए गए थे, एंड 3 महीने स्टेरॉइड्स देने के बाद मेरी रोशनी तो वापस आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम क्या हुई, जनवरी के महीने में, ऑल्दो सितंबर अक्टूबर के टाइम से ही मैं लड़खड़ाना शुरू हो गया था, मैं चलने पे मेरे को दिक्कत हो रही थी, एंड वो प्रॉब्लम को मैं स्पाइन के साथ कनेक्ट कर रहा था। डॉक्टर को भी मैं दिखा रहा था, तो डॉक्टर ने भी स्पाइन की मेडिकेशंस दी थी एंड उन्होंने दे दिया था। बट जब ये प्रॉब्लम हुई थी, एट द सेम टाइम मेरा आई प्रेशर बढ़ा था। तो आई प्रेशर बढ़ने की वजह से मेरे को 1 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज भी किया गया, जिसमें मुझे बोला कि आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं कोई। तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती है वो गर्म होती है, जिसकी वजह से आइज़ का जो मेरा इशू हुआ था वो दोबारा से होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उस वजह से मैंने आज तक कभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली नहीं। बट जनवरी के महीने में इसी साल अचानक से मुझे डायग्नोस हुआ कि मेरे दोनों हिप जॉइंट्स जो हैं, मेरे कूल्हे जो हैं, वो स्टेज 3 एडवांस में डैमेज्ड हैं। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये हुआ क्या। मैं केवल फिजियोथेरेपी के लिए गया था एंड और उसमें ये पता लगा कि मेरे जो दोनों बोन्स हैं, जो मेरा ये स्टेरॉइड्स दिए थे, उसके बाद जो मेरा खान पान था, रहन सहन था, उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी नर्व वेसल्स जो थी उन्होंने ब्लड सप्लाई बंद करी, मेरी दोनों बोन्स जो थी, हिप बोन्स, वो दोनों ब्लॉक हो गई, और उसकी वजह से क्या वो डेड हो गई। तो अभी सिचुएशन ये है कि मैंने मतलब रुका नहीं, मैंने कोर डिकम्प्रेशन, ऑल्दो स्टेज 3 एडवांस में केवल हिप रिप्लेसमेंट ही इस टाइम पे ऑप्शन है। बट जब से ये कोविड के बाद से इश्यूज़ और एवियन के केसेस बढ़े, तो स्टेम सेल सर्जरी करके एक नया मार्केट में, मतलब मेडिकल लाइन में आई ट्रीटमेंट, जिसमें आपकी ही बॉडी से बोन मैरो निकाल के स्टेम सेल्स बनाते हैं, देन उसको इम्प्लांट किया जाता है। तो मैं उस सर्जरी से गया, मेरे दोनों पैरों की सर्जरी हो गई। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरे एक पैर में, जिसकी सर्जरी बाद में हुई वो बिल्कुल ठीक है, बट जिसकी पहले हुई थी, जिसको 6 महीने हो चुके हैं, जिसकी MRI रिपोर्ट ये बोलती है कि मेरी न्यू बोन्स बननी शुरू हो चुकी है, ब्लड सप्लाई शुरू हो गई है, बट वहाँ पे सेकेंडरी अर्थराइटिस फॉर्म हो गया। अब वो अर्थराइटिस को कम करने के लिए, जिसका कोई मेडिकेशन है नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं दे रहा उसके लिए, वो बोल रहे फिजियोथेरेपी करो, बट मुझे नहीं लगता जो मतलब फिजियोथेरेपी मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, अभी तक उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है। उससे क्या हो रहा है कि मेरा कूल्हा मूव नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, और मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, पेन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे पूछना, आयुर्वेद में कोई ऐसी मेडिकेशन या कोई ट्रीटमेंट है जो ये सेकेंडरी अर्थराइटिस फॉर्म हुआ है, ये इसको सॉल्व कर पाए? दैट इज़ वन। एंड सेकेंड, क्या मुझे आयुर्वेदिक दवाई लेनी चाहिए
कंसिडरिंग जो मेरा आईज़ का इशू हुआ था, क्योंकि मेरा आई प्रेशर बढ़ जाता है। आई प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो मेरे 2 सवाल हैं, आप इसका अगर जवाब दे पाएँ तो। आपने उनसे पूछा कि मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन तो नहीं ली हैं, फिर क्यों बढ़ा अब ये? हाँ, बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे किसी को यही डायग्नोज नहीं हो पा रहा था कि मेरे को एक्चुअल में विजन का हुआ कैसे प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे कभी बीपी की दिक्कत नहीं थी और ना आज की डेट में मुझे बीपी की दिक्कत फैमिली है। हिस्ट्री थी क्या? सॉरी, फैमिली हिस्ट्री है क्या? कोई फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट का हिस्ट्री है फैमिली में, फादर हार्ट पेशेंट थे, सो हार्ट का हिस्ट्री है, बट बीपी का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उस टाइम पे हर कोई अलग अलग टेस्ट मेरे ऊपर कर रहा था ये जानने के लिए कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। तो ये बेसिकली जो विजन लॉस है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करके एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें नर्व वेसल्स आपकी सूज जाती है। तो नर्व वेसल स्वेलिंग होने की वजह से मेरा रेटिना के आगे वो आ गया था न, मेरी विजन वो गई नहीं थी बट ब्लॉक हो गई थी। तो ये चीज़ था। अच्छा, मैं बता रहा हूँ सेम चीज़, एक्चुअली ये केस सेम हुआ था। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एक लिक्विड निकलता है, लिक्विड निकलता है, वो आई को प्रेशर देता है। एम्स में मैंने आपने दिखाया था, मेरी एक भांजी है, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने कहा था कि बाईपास करके उस यहाँ से और उसको पेट में डाल देंगे, फ्लूइड जाते रहेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा। बस मैं मुझे इतना ही बताना था कि ये मुझे जानकारी थी। हाँ, जैसे अब आपने एवियन का केस बोला, सही कहा, बहुत कॉमन हो चुका है और मेन यंग उस जनरेशन में इसीलिए है कि स्टीरॉयड का जो अंधा यूज़ किया गया, उसके कारण वो जो हमारी जो हिप जॉइंट है वो जो डैमेज हो जाता है, ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, तो ये एवियन के केसेस आते हैं। और यस, यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमारे पास मेडिसिन्स भी रहती हैं और साथ में थेरेपीज़ भी चलती हैं, जैसे बस्ती कर्म चलता है इसमें, यानी एनिमा दिया जाता है, मेडिकेटेड काढ़े का भी और मेडिकेटेड ऑयल का भी, डिपेंडिंग ऑन योर रिकवरी का कैसा आपका रहता है। फिर हम उसका कि कितने दिन चलेगा, 11 दिन चलानी है, 21 दिन चलानी है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उसके बेसिस पे प्लस साथ में कुछ ओरल मेडिकेशंस भी चलानी पड़ती हैं। और यस, जैसे आपने कहा कि आँख में फिर इशू हो जाता है या प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स बना के देते हैं, जिससे कि भी वो उस चीज़ को भी ख़राब ना करे। तो यस, वी विल डेफिनेटली, हाँ, चूँकि अब तो आप ऑपरेशन भी करा चुके हैं उसका, है ना, लेकिन अब सेकेंडरी अर्थराइटिस डेवलप हो गया है, जिससे क्या हो, मेरा पेल्विस बोन और जो मेरा हाँ, हिप जॉइंट है, वो दोनों का गैप कम हो गया, बिल्कुल मूव कर रहा है, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से मुझे पेन बहुत हो रहा है। हाँ, तो उसके ये लिए प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे अभी क्या है कि उसकी वजह से इस पैर की मेरी स्ट्रेंथ भी, मतलब मसल्स भी वीक कर गई, जो सब कुछ सही था। सेकेंड सर्जरी के बाद जब मैंने इसके ऊपर वेट डाला, हाँ, तो ऑल ऑफ अ सडन जो पैर बिल्कुल सही हो गया था, इसकी स्ट्रेंथ चलेगी, मतलब मैं पैर मूव कर सकता हूँ मगर मैं पैर उठा नहीं सकता, मैं मार्च पास नहीं कर सकता। बिल्कुल तो ये प्रॉब्लम हो गई है। अभी थोड़ा सा फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा उठा पा रहा हूँ, बट वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो मसल्स भी उस एरिया का मेरा बहुत ज़्यादा वीक हो गया। आप एक बार अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आ जाइएगा, यहीं पर ही सैटरडे को आप आके दिखा लीजिए, फिर आगे जैसे प्लान करना है, जो जो प्रोसीजर्स हो सकते हैं, फिर मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स बता दूंगी, है ना। यस यस यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यस, इट विल आयुर्वेदिक को, बिकॉज एक थोड़ा सा डर था अंदर, बिकॉज ऑल्दो मुझे पता है कि एवियन का आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सर्जरी के बिना भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड जहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा हूँ, एक आई थिंक वो आंटी 60 साल से ऊपर की है, उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई, उनका एक पैर स्टेज 3 था और एक पैर स्टेज 2 था, बिना सर्जरी के उनका एवियन ठीक हो गया, केवल फिजियोथेरेपी। एंड अभी मैंने ज़्यादा उनसे पूछा नहीं है क्या। देखिए, एक बात तो वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज इट विल डेफिनेटली गोना टेक टाइम, राइट, ठीक है, टाइम लेगा लेकिन होगा, ठीक है। और जो ये वो कह दिया जाता है ना बहुत आसानी से कि ये जी आयुर्वेद में आपने मेडिसिन, गिलोय को लेके बहुत आजकल कहा जा रहा है कि जी लीवर डैमेज कर देगा, तो क्या इनकी पैरासीटामोल डैमेज नहीं करती है? मैम, किसी भी चीज़ का पेन किलर मुझे डेली बेसिस में 2-2 दिन की दे रहे थे, मैंने नहीं खाई। आई वाज लाइक मैं पेन बियर कर लूँगा बट मैं अपनी किडनी के इम्पैक्ट नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, तो आप किसी भी चीज़ का गलत तरीके से अब्यूज़ करेंगे तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही। अगर आपके लिए गिलोय, आपको क्या पता आपको सूट ना करती हो, आप उसको डेली बेसिस पे कुछ भी चीज़ ले लीजिए आप, है ना, जो अच्छी चीज़ है वो भी, उसको अगर आप ठीक से सेवन नहीं करेंगे ना तो वो भी आपको नुकसान करेगी, ठीक है। सो बैलेंस, बिल्कुल, दूध भी, अब दूध जो अमृत कहा जाता है कि जो एक छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक ले सकता है, वो भी अगर आप
टू मच ऑफ करेंगे और आपको कोई मान लीजिए ऐसी बीमारी है लेकिन नहीं जी मेरे को तो दूध पसंद है, नहीं, कई बीमारियों में हम दूध रोक देते हैं कि नहीं आपने दूध नहीं लेना। जैसे अब दही को है ना, दही हम पंचामृत में यूज़ करते हैं, पंचामृत बनाते समय दही अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से गलत रोग में गलत व्यक्ति उसको लेगा तो वो उसको नुकसान करेगा। बिल्कुल मैम। तो मैम एक चीज़ और मुझे पूछनी थी जो बच्चों से रिलेटेड है जी। मतलब कोविड के बाद से ये चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है कि छोटे बच्चों पे कोविड का असर बहुत लंबा पड़ा एंड अभी भी है, वो आगे जा रहा है। आपने देखा होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि जो छोटे बच्चे लगभग 7 से 8 साल तक के हैं, सीज़न जैसे ही चेंज होता है, एक हमारे ज़माने में भी होता था कि सीज़न होता था, हमें भी सर्दी खांसी होते थे, बट हमारी जो हालात थे वो ऐसे नहीं थे कि हमें एकदम एक्सट्रीम नेबुलाइजेशन में जाना पड़े। बट आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये हो गया है कि मतलब पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं है कि हम लोग भी डर जाते हैं, हमें ये होता है कि जितना जल्दी वो रिकवर हो जाए, क्योंकि बच्चे को पेन में नहीं देख सकते। बट आजकल के जो बच्चे हो गए उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि सीज़न थोड़ा भी चेंज होता है, या फिर मान लीजिए अगर एक कमरे में एसी ठंडा ज़्यादा चल रहा हो, दूसरे में उमस है, तो वो उतने मूवमेंट में उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों की, उनकी चेस्ट कंजेशन हो जा रहा है। मेरा रिसेंट केस है, मेरी डॉटर का सुबह तक एकदम ठीक है, हल्का जुकाम हुआ, रात तक उसका चेस्ट ब्लॉक हुआ एंड नेक्स्ट डे डॉक्टर ने ये बोला कि इसको एक्सट्रीम कंजेशन है और इसको नेबुलाइजेशन दो, और मैम पिछले 2 हफ्ते से वो नेबुलाइजर ले रही है। सो मुझे ये पूछना है कि क्या इसका ट्रीटमेंट अगर आयुर्वेद में है तो क्या मैं अपनी डॉटर को बिल्कुल है। और मैं अपने घर का, मेरा बेटा भी 12 साल का है, मैं उसका वो बताती हूँ आपको कि वो जब छोटा था 1-2 साल का था तो उसको मुझे हर साल नेबुलाइज करना पड़ता था। इतनी स्थिति जैसे आपने कहा ना, सीज़न चेंज होते ही उसका शुरू, और फिर बिना एंटीबायोटिक के एमॉक्सीक्लेव चला लीजिए, सब चला लीजिए, नेबुलाइज़र के बिना वो ठीक नहीं होता था। फिर 1 साल हुआ, मतलब मेरे को बहुत परेशान हो गई कि मैं कब तक इसको एंटीबायोटिक देती रहूँगी। ठीक है, जितनी सेहत बनी होती है वो उस 2-3 दिन के अंदर ही सारी डाउन हो जाती। एक बहुत छोटी सी रेमेडी है, अदरक का रस, तुलसी का रस और प्योर शहद। तो है। बच्चे को फर्स्ट सिम्टम आते ही, जैसे उसको इवन जब जुकाम होने वाला होता है तो नाक में इरिटेशन सी होने लगती है, बच्चा बार बार नाक में ऐसे ऐसे करने लग जाता है। आप उस टाइम से उसको वो अदरक और तुलसी के पत्तों को खूब अच्छे से कूट लीजिए ओखली में, उसका दबा के उसको रस निकालिए और उसमें प्योर शहद मिला के अच्छे से मिक्स करके। हाँ जी, हमारे पार्ट में 2 शहद होते हैं। हाँ, एक काला शहद और नहीं, एक 3 होते हैं, एक काला हो गया, एक ब्राउन होता है, एक वाइट होता है जो कार्तिक के महीने का होता है, जो उस टाइम के सीज़न का आपके उसी टाइम जो मिल जाता है ना सीज़न। अपने अपने तीनों के अपने अपने गुण हैं। बिल्कुल। तो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि यही वाला शहद है, जो सा आपके पास अवेलेबल हो वो शहद मिला के आप बच्चे को दिन में 3 से 4 बार वो छोटे छोटे चम्मच का 1 चम्मच आप पिलाना शुरू कीजिए। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है ये मिक्सचर, और इतना प्रभावी है। टचवुड, मेरे बेटे को उस दिन से जब वो 3 या 4 साल का था, उससे मैंने आज तक उसको दोबारा कभी एंटीबायोटिक टचवुड आज तक नहीं दी है। ना वो मैंने नेबुलाइज़र यूज़ किया, ऐसे ही रखा रहा वो नेबुलाइज़र। कोविड टाइम में मैंने अपने ससुर जी को दिया उनको जब ज़रूरत पड़ी। अब और शुरू से ही बच्चे को, अब जब ये थोड़ा थोड़ा सा, जैसे सितोपलादी चूर्ण है, मीठा होता है, बच्चे भी, और क्योंकि शहद में मिला के लेना होता है, इतना अच्छा काम करता है ये बच्चों पे। बच्चों की जुखाम, खांसी, ब्रोंकाइटिस जैसे सिचुएशन पे तो करता ही है, फीवर पे करता है, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जिसके घर में भी छोटे बच्चे हैं, सितोपलादी चूर्ण तो आपके घर में होना ही चाहिए। बच्चों को तो एक वो है, बड़े भी यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों को तो स्पेशली, चूँकि उसमें सबसे जो ज़्यादा मात्रा होती है वो मिश्री की होती है, तो बच्चा भी वो ईजिली चाट लेता है। तो अब मेरे बेटे को भी नाम पता है कि अच्छा सितोपलादी चाटना है मुझे। तो ये चीज़ आप घर में थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, तो ही वो बच्चा देख के सीखेगा और वो उस चीज़ को लेना शुरू करेगा। और देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बोला, हम पेरेंट्स का भी दोष है। कंपेयर टू द योर टाइम्स, आप अपने बचपन में कितना बाहर का खाना खाते थे। राइट। और आजकल के बच्चों को देख लीजिए, हर तीसरे दिन बाद उनको याद आ जाती है, नहीं जी आज तो बर्गर खाना है, नहीं आज तो पिज़्ज़ा खाना है। तो उसमें भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम ही अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें चाहिए तो बच्चे तो देख के वही सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर हमें भी अपने उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा टंग पे। ठीक है, जो खाना है बच्चे को खाने का मन है, मान लीजिए चाउमीन ही खाना है, उसको कुछ ऐसा बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा, जो जितना हो सके घर में दे दीजिए, लेकिन 15 दिन में एक बार, कभी 20 दिन में कभी एक बार।
ठीक है, जितनी हम इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखेंगे ना, तभी उनकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। प्लस साथ में सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं बच्चों के लिए, जैसे च्यवनप्राश अच्छी कंपनी का लेके आप बच्चे को खिलाइए, ठीक है, नॉट ऑफ डाबर एंड ऑल, वो उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छी कंपनी का लेके किसी अच्छे वैद्य द्वारा बनाया गया हो तो बहुत अच्छी बात है। आजकल मिल जाते हैं, कहीं इंस्टा का ज़माना है, सब मिल जाता है, तो वो बच्चे को खिलाना शुरू कीजिए। स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए कहा गया है, इतनी अच्छी चीज़ है कि 16 साल तक के बच्चे को आप वो दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, मतलब एक एक चीज़ उसमें, मतलब उसके फिज़िकल अपीयरेंस से लेकर उसके मेंटली तक उसका जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो स्वर्ण प्राशन कराता है। लेकिन उसके भी अपने जैसे नियम है कि भाई सुबह खाली पेट में देना है उसको, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि हम बच्चे को कितना रिलीजियसली फॉलो करवा पाते हैं, ठीक है। बच्चों को खेलने भेजिए, उसको बाहर, धूप भी बच्चे जाते ही नहीं है हमारे बच्चे धूप में, वो मोबाइल कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। मैम एक छोटा सवाल और था, सॉरी मैं ज़्यादा पूछ रहा हूँ, एक लास्ट था, बॉडी इन्फ्लेमेशन की जो हम बात करते हैं, जैसे नया, मतलब सॉरी टू से बट मेरे लिए नया टर्म था जब मुझे एवीएन हुआ था। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है शरीर के अंदर। तो जब मेरे अंदर, मतलब मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन की मुझे दवाइयाँ मिली है ना, तो मैम इन्फ्लेमेशन विदाउट दवाई कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज हमें लगता है शरीर मोटा होता जा रहा है, वो शरीर मोटा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेमेशन भी होता है। अब ये जो आपने बात की कि शरीर मोटा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये आपने रिसेंटली ही सुना होगा। नहीं मैम, हाँ मतलब ये सर्जरी के टाइम पे, मतलब इन्फ्लेमेशन, और ये आज लोटी थी, ऐसा लगता था वेट बहुत हो गया, वेट उतना ही है बट बॉडी फूली पड़ी है बहुत ज़्यादा। हाँ, देखिए इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन के 4-5 साइन कहे गए हैं। बॉडी में पेन होना, स्वेलिंग हो जाना, बॉडी के उस फंक्शन का लॉस हो जाना, जिस भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रही है उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है, या सूजन जिसको आना बोलते हैं। तो यानी आपके बॉडी में वो प्रोसेस कहीं ना कहीं चल रहा है, तो वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। अब आजकल जो बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट चल गई है बहुत, क्या कहाँ से आ जाती है, कुछ दिनों में एक नई डाइट का प्रचलन आ जाएगा कि एक एक्ट्रेस ने बोल दिया कि जी मेरे को तो डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि आपकी बॉडी में तो इन्फ्लेमेशन थी। आप अपने खाने पीने को, अपने उठने की टाइमिंग को, खाना कितना खाना है, ठीक है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, आप इन सब चीज़ों को मॉडरेट करना, उसको रेगुलेट तो करना शुरू कीजिए। सर्कैडियन रिदम के हिसाब से चलना तो शुरू कीजिए। खाना टाइम से खाइए। खाना सुबह उठ के आप 11 बजे नाश्ता कर रहे हैं, शाम को 4 बजे खाना खा रहे हैं, फिर रात में आप 11 बजे खाना खा के सो जा रहे हैं। सोएंगे भी नहीं तो फिर मोबाइल देखेंगे, बिंज वॉच करेंगे 3-4 बजे तक। कैसे आपकी बॉडी सही रहेगी, आप बताइए, ठीक है। तो ये जो आजकल ये फैशनेबल वर्ड चल जाते हैं ना, अगर हम अपने बेसिक रूट से, जैसे अभी सर कह रहे थे जापान में कि वो इतने साल तक जीते हैं, जापान के लोग अभी भी जापानीज़ रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो नीचे बैठ के खाना खाएंगे। हमने शायद अपने बचपन में बैठ के खाना खाया होगा, हमारे बच्चे ढंग से पता नहीं बैठेंगे भी नहीं कि नहीं बैठेंगे। उनको हाथ से खाने को बोल दीजिए तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही बोल दिया है खाने को। उनको आता भी नहीं होगा हाथ से खाना, सिखाना पड़ेगा कि नहीं बेटा ऐसे लेके ऐसे गास बना के खाओ उसको। तो ये जो सारे इन्फ्लामेशन है, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सारे हमने अपने रूटीन को, डेली रूटीन को बिगाड़ के ही अपनी बॉडी में पैदा की हुई होती हैं। आप सुबह उठ रहे हैं सो के, हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली मना किया गया कि अगर आप सुबह सो के उठें और आपको भूख नहीं लगी है, आपको लग रहा है कि खाना मेरे पेट में ही है, अभी रात का हैवी खाया हुआ पचा नहीं है, तो भी हमें जाना है ऑफिस तो हम खाना खा के चले जाते हैं ना। हम तो वेट नहीं करते। कौन वेट करता है कि भूख लगेगी तभी खाना खाएंगे? नहीं। सुबह नाश्ता किया, दोपहर में टाइम देखा, अच्छा 1 बजे, ओहो खाना खा लो भाई, चाहे भूख लगी हो चाहे ना लगी हो। तो ये सारी अध्यशन इसी को कहा जाता है कि आप बिना टाइम के खाना खा रहे हैं। खाना आपका विषमासन, खाना पचा नहीं है तो भी आप खाना खा रहे हैं। आपको भूख लग रही है, आपने उस टाइम खाना नहीं खाया, जब वो भूख निकल गई उसके बाद आप खाना खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही ये बॉडी में इन्फ्लामेशन का रूप ले लेती है, बिगाड़ देती है उसको। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको सिखाइए अभी से ही, ठीक है, कितना खाना है। छोटे बच्चे जब कुछ चीज़ पसंद आती है तो वो ओवर ईटिंग भी कर जाते हैं, तो उसके लिए फिर पेरेंट्स को थोड़ा वॉचफुल होना कि नहीं, नाउ स्टॉप। रात में अगर बच्चा, मान लीजिए शाम को कुछ उसने हैवी खाया है, रात में बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो ज़बरदस्ती मत करिए। भूख लगेगी तो बच्चा मांगता है और उसके सामने फिर जो भी आता है ना वो खाता है।
जब तक उनके पेट में कुछ होता है तब तक ही उनके नखरे होते हैं। तो रात में उनका भी रूटीन ठीक कराएंगे, और हाँ, उस चीज़ के लिए देखेंगे वो पेरेंट्स की तरफ ही। मैं ठीक करूँगी तभी वो ठीक करेगा। बच्चे हमारे पढ़ने आजकल इसलिए नहीं बैठ पाते कि मम्मी के हाथ में मोबाइल है, वो कैसे पढ़ने बैठ जाएगा, है ना। तो जब तक मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी या मैं उसके साथ नहीं बैठी रहूँगी, वो नहीं, बच्चे नहीं फॉलो करेंगे। तो इसके लिए ये सब जो इन्फ्लामेशन, ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए बेसिक सी चीज़ है कि अपने आप को सन के अकॉर्डिंगली अपना रूटीन बनाना शुरू कर दीजिए। सन जिस टाइम अपने पीक पे है, यानी जो 12 से 2 का टाइम जो लगभग रहता है, उस टाइम सन अपने पीक पे है, तो आपकी जो अग्नि है वो सबसे अच्छी है। तो अपना होलसम मील ऑफ द डे जो देना है वो उस टाइम पे दीजिए। सुबह के नाश्ते को राजा की तरह मत बनाइए, ये हमारे में नहीं है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता किसने बनाया कि सुबह का खाना राजा की तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। सुबह का नाश्ता भी और रात का खाना भी आपका हल्का होना चाहिए। जो अच्छी मील होनी चाहिए वो आपकी वो दोपहर की होनी चाहिए। दोपहर से मेरा मतलब वो 3-4 बजे नहीं है, ठीक है। 12, साढ़े 12, 1, 1:30 बजे तक अपना लंच फिनिश कर लीजिए। खाना खाते समय मोबाइल डिस्ट्रैक्शन ना हो, खाना चबा के खाइए। गल्प दो हम बारों से चबाते हैं और फिर सटक देते हैं, नहीं, खाने को इतना अच्छे से चबाइए कि वो यहीं डाइजेस्ट हो जाए। सारी स्लाइवा से ही तो डाइजेशन शुरू होता है हमारा, यहीं से डाइजेस्ट होगा तो आपके लिवर पे, जो एकमात्र ऑर्गन है आपका, है ना, डाइजेशन को देखने वाला, उस पे लोड कम पड़ेगा। जो हमारे मेटाबॉलिज्म की सीट है वो लिवर ही है। जब इस पे सारा लोड आ जाता है तो यहीं से सारी गड़बड़ होना शुरू होती है। सारे रोगों का जो कारण है वो उदर रोग कहा गया है। तो यानी जब यहाँ से आप गड़बड़ करना शुरू करते हैं, सब बीमारियाँ फिर शुरू होती जाती हैं। फिर वो हम तब भी हम नहीं रुकते हैं, वी स्टिल कीप ऑन गोइंग कि ठीक है, आने दो। नमस्कार मैम, मेरा नाम नमस्कार संजय सर। बिष्ट है। जी सर। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा देरी से आया नहीं, कोई नहीं। तो मेरा एक छोटा सा कुछ सवाल है। मैं काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से कब्ज की प्रॉब्लम मुझे रहती है। मैं कई बार दवाइयाँ लेता हूँ, सुबह शाम को भी लेता हूँ, कई बार चूरन लेता हूँ, कई बार एक मेडिसिन के तौर पे इसबगुल नाम की एक चीज़ आती है मेडिसिन में, उसको भी यूज़ करता हूँ, बट मुझे उतना उसका इम्प्लीमेंट नहीं दिखाई देता अपनी बॉडी के अंदर। और ये प्रॉब्लम मुझे दिन प्रतिदिन ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। मैंने कई टेस्ट कर लिए, अपनी पूरा होल बॉडी चेकअप साल में एक बार कराता हूँ, तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, बट वही है कि अभी मेरे को बहुत टाइम से मुझे फिर वो करना पड़ता है कि मेडिसिन लेनी पड़ती है, फिर उसके थ्रू मुझे वो करना पड़ता है। तो इसका कोई इजी जो मैं अपनी लाइफ में डेली यूजेस पे कर सकूं? देखिए, कब्ज़ जैसा भी मैंने बताया कि सारे रोग उधर से ही शुरू होते हैं, पेट से शुरू होते हैं। तो उसके लिए मुझे आपका पूरा डिटेल, जब हम पेशेंट से जब कोई भी आयुर्वेदिक वाला वैद्य पूछे तो वो उसकी पूरी ना दिनचर्या पूछता है कि आप दिन भर में क्या खाना पीना खा रहे हैं। कई बार फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, मतलब स्किन को अच्छा रखने के लिए या अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, स्लिम करने के लिए या फाइबर बढ़ाने के लिए बहुत सारा कच्चा सलाद खाने लगते हैं, ठीक है। वो कच्चा सलाद, पहली बात तो कच्ची चीज़ों को आयुर्वेद कभी प्रमोट नहीं करता, ठीक है। एंड टू मच ऑफ रॉ चीज़ें जब आप खाते हैं तो आपके शरीर में वात बिगड़ जाती है, ठीक है। जब वात बिगड़ेगी तो वो आपकी जो फूड, जो फीकल मटेरियल है उसको सुखा देता है, कॉन्स्टिपेशन का रूप भी वो ले लेता है, ठीक है। तो कई बार होता है कि आपके खाने पीने में ऐसी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं कि जो उस कॉन्स्टिपेशन को कर रही है। हम अपनी डाइट से आजकल ज़ीरो ऑयल वाली डाइट के चक्कर में खाने से अच्छा घी, अच्छा तेल सब निकाल दे रहे हैं, अगेन गलत कर रहे हैं। मैम तेल निकाला है, घी तो अभी भी खा रहे हैं। घी अभी भी मॉडर्न वाले आप किसी पे जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका घी ही बंद करते हैं। मैंने पेशेंट आते हैं मुझे बताते हैं, हमने भी देखा है। मेरे केस में ये था, मेरे को उन्होंने बोला था कि आप ऑयली कम खाना, बिकॉज वेट ज़्यादा था। हाँ। बट ये था उन्होंने घी के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि घी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, तो वही मैं बिल्कुल पूरा घी में आ गया था, और तो मैं पहले कभी घी नहीं खाता। हाँ, तो मैं अभी भी पेशेंट्स को इसीलिए बोलती हूँ कि ये ज़ीरो ऑयल, ज़ीरो डाइट, जैसे जो स्पेशली कॉन्स्टिपेशन वाले रोगी हैं या जो वात वाले रोगी हैं, पित्त वालों के, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए घी बहुत अच्छा है, वात के लिए भी घी बहुत अच्छा है। तो अपनी डाइट में घी को ज़रूर शामिल करें, ठीक है। हाँ,
कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए घी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो आप पैकेट से खोल के चीज़ें खा रहे हैं ना, वो 2 बिस्किट सुबह के 2 रस, 2 मट्ठी फेन खा लिए, समोसे खा लिए, ये सारी चीज़ें जो भी पैकेट से निकल के, पैकेट का जो वो लाइट चिवड़ा है ना, वो कोई लाइट नहीं है। ये चीज़ तो है। डाइट चूड़ा जो आता है, लाइट चूड़ा, डाइट चूड़ा, वो कोई लाइट नहीं है, कोई वो डाइट आपको नहीं वो दे रहा है। मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। अक्टूबर लास्ट ईयर मेरा जब ब्लड टेस्ट हुए थे, मेरा SGPT जो था वो 92 था, जो मैक्सिमम होता है आई थिंक 40 अराउंड। एंड बहुत ज़्यादा फैटी लीवर था, मेरे सारे ट्राइग्लिसराइड सब कुछ बेकार था। ट्राइग्लिसराइड मेरा 200 के करीब था एंड ऑल। एंड पिछले 6 महीने में जब से घर का खाना शुरू किया है, हाँ मेरे सारे वाइटल्स, जैसे SGPT जो 92 था और 40 होना चाहिए, Yes. मेरा SGPT आज की डेट में 20 से नीचे है। हाँ। और मेरा लिवर एकदम सही है। मेरा कोलेस्ट्रॉल जो कभी मतलब 200 ही रहा हमेशा, वो आज की डेट में 120 125 के अराउंड है। तो जो हम इजी हो जाता है टारगेट करना कि जी घी नहीं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, नहीं जी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा, वो कल्प्रिट नहीं है। कल्प्रिट कुछ और है। कल्प्रिट जो हम ये फास्ट फूड खा रहे हैं ना, जितना आजकल चलन बढ़ गया है, इजी टू ऑर्डर हो गया है, तुरंत लाके मैगी बना ली, हर हफ्ते मैगी चले जा रही है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें उस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। घी अपने आप में अमृत है सर, अमृत। तो मैम क्या ये कब्ज को दूर करने के लिए घी के अलावा जो डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं, हाँ, जिस होने का तो इम्प्लीमेंट एकदम से नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मुनक्का का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, या तो दूध में पका के भी वो दूध आप पी सकते हैं, मुनक्का चबा लीजिए, नहीं तो मुनक्का 5 से 6 काले मुनक्के और 2 अंजीर रात में खूब अच्छे से उसको पानी से धो के भिगा दीजिए आप उसको पानी में, सुबह उठ के खाली पेट में ये पानी भी पीजिए। अगर अच्छे से धो के उसको करते हैं तो ये पानी भी पी सकते हैं, और इसको आप अच्छे से चबा चबा के खाइए। मुनक्का अपने आप में एक माइल्ड लेग्जेटिव की तरह भी काम करता है, ठीक है। रात में सोते समय दूध में या गर्म पानी में एरंड का तेल, एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल जिसे बोला जाता है, वो हाँ बहुत अच्छा तेल होता है जो आपका लेग्जेटिव की तरह काम करता है। मतलब गर्म पानी में शाम को खाना खाने के बाद सोने से पहले एरंड का तेल जो होता है, कैस्टर ऑयल को आधा कप दूध ले लीजिएगा, अगर दूध सूट करता है आपको, ठीक है, और सोने में भी गैप कर लेते हैं आप 1 घंटे का लगभग पी के, तो दूध में ले लीजिए, आधा कप दूध ले लीजिए गर्म, और उसमें 1 से 2 चम्मच, अभी रिसेंटली पेशेंट आए थे तो कह रहे थे जी, मैंने कल ही आए थे सुनील दत्त जी, तो वो कहते मैंने मैम 2 चम्मच लिया था, मेरे को तो 3-4 बार हो गया था मोशन। तो अगर आपको 2 चम्मच, क्योंकि सबका पेट अलग अलग होता है, इसको कोष्ठ कहा जाता है, किसी का क्रूर होता है यानी बहुत हार्ड स्टूल आता है, बहुत मुश्किल से मोशन होता है, कईयों का ऐसा होता है कि बहुत ईजीली हो जाता है, डेली हो जाता है बिना कुछ एफर्ट करे, कईयों का होता है कि इवन उनको दूध पी के भी मोशन हो जाता है ना। तो ये अलग अलग टाइप के कोष्ठ होते हैं, आपकी प्रकृति के अनुसार होता है ये भी। तो दूध में अगर सूट करता है तो, नहीं तो गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच आप ये एरंड का तेल डाल के उसको मिक्स कीजिए और पी जाइए। तेल थोड़ा थिक होता है, ओडरलेस होता है, तो आप वो मिक्स करके पी लेंगे तो पता नहीं चलेगा। क्या एरंड का तेल हमारी बॉडी के लिए और कोई नुकसानदायक तो नहीं? फ़ायदा करेगा, अगर कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है ना, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। आयुर्वेद में एरंड का तेल जो है वात शामक कहा गया, यानी पेन को कम करता है। कई सारे जो ऑयल महानारायण तेल वैसे ऐसे आते हैं जो पेन किलर होते हैं, वो उन सब में एरंड का तेल ज़रूर होता है। हम जब बस्ती की एक प्रोसीजर होता है जिससे जैसे एवियन में भी बस्ती दी जाती है, तो उसमें भी हम एरंड का तेल का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एरंड तेल के, ठीक है। और आप उसको एज अ मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, कुछ टाइम ले लीजिए, फिर बीच में डेली ना लेके फिर बीच में कुछ टाइम, जैसे मान लीजिए 10 दिन 11 दिन ले लिया आपने, फिर बीच में कुछ दिन का ब्रेक दे दीजिए, तो वो अंदर से लुब्रिकेट करता है। पेन कहीं बॉडी में हो रहा है उसको भी सबसाइड करेगा, इन्फ्लामेशन हो रही है उसको भी सबसाइड करता है, ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। दही मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है, तो मैं बचपन से पिताजी ने सिखाया था कि अगर दही अगर आपको खानी है, हाँ। तो आप जैसे अब लगता है आपकी सर्दियों के दिन है तो नमक मिला के खाओ, गर्मियों के दिन है तो चीनी मिला के खाओ। हाँ। तो इस पर आपका क्या कहना है मैम? देखिए, संहिता के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी तो कहीं पर भी हाँ, मट्ठे में नमक मिला के
कहा गया है, कहते हैं तासीर गर्म कर देता है नमक और हाँ। चीनी ठंडी कर देता है दही की बिल्कुल तासीर। बिल्कुल, नमक गर्म होता है और चीनी, आपने सही कहा, चीनी ठंडी होती है, लेकिन तो भी दही के साथ एडजुवेंट में नमक नहीं कहा गया है कभी कहीं भी ना। जैसे दही में आप फिर विंटर्स हैं तो आप उसमें मधु मिला के ले सकते हैं, शहद मिला के, तो लेकिन जो ये स्पेसिफिकली 6-7 चीज़ें गए हैं तो वो ऋषि कह सकते थे ना कहीं कि नमक ले लीजिएगा तब, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी भी ग्रंथ में, संहिता में हमारी नहीं लिखा कि दही के साथ नमक अलाउड है। मैं नॉर्मल नमक की बात नहीं कर रहा, हमारे गांव में सेंधा ना नमक। सेंधा नमक नहीं, नॉर्मल नमक होता है जो पहले जो गट्ठी वाला नमक दली- आता था, हाँ। उसमें लहसुन और बहुत सारी चीज़ें मिला के एक वो बनता एक है, लहसुन नमक पाउडर बनता वगैरह है। मिलता है सिलवट्टे ओके, पीस के, ओके, उस ओके। नमक को मिला के देखिए अब ये है कि आपके रीजन के अकॉर्डिंग अगर आपके घर में वो चीज़ें खाई जा रही हैं बचपन से, हाँ। तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको नुकसान ना करे। इस चीज़ को सात्म्यता कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई महाराष्ट्र वगैरह साइड में, अब जैसे दूध और नमक के कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ विरुद्ध आहार में allowed आता नहीं, हाँ है, जी। लेकिन कई रीजन्स में होता है वो बचपन से ही खिचड़ी या खाना जब लेके बैठे हैं तो उसके साथ ही वो दूध लेके बैठते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनके जनरेशनली हो रहा है कि उनके जी दादा ने भी खाया, उनके पिताजी ने भी खाया, और वो भी बचपन से ही वो चीज़ थोड़ी थोड़ी करके मात्रा में ले रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी जो है ना वो अडेप्ट हो जाती है उस नेगेटिव चीज़ के प्रति भी। वरना यही चीज़ अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति मैं अब लेने लगूँ तो हो सकता है ये मुझे स्किन डिजीज़ करना शुरू कर दे, लेकिन वो चीज़ उसने बचपन से खाई है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाई है, तो वो चीज़ उसको नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। अदरवाइज़ जो शास्त्रोक्त जो चीज़ें हैं वो शक्कर, हनी, आंवले का चूर्ण है और मूंग की दाल है, इन चीज़ों को ही दही के साथ खाने के लिए कहा गया। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा चलन है और कोई नुकसान नहीं कर रहा है वो, देन यू कैन नहीं, डेफिनेटली अभी तक तो कोई नुकसान नहीं करता। अब मैं दही और जैसे कड़ी वगैरह खाता हूँ ना, तो अब मुझे एसिडिटी होना और इस चीज़ की शुरू प्रॉब्लम हो होना गया। शुरू हाँ, हो तो गई है। उसमें खट्टी दही मत खाइए, हाँ। ताज़ी जमी दही हो। अब जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग भी, अब जैसे सीज़न ये आएगा, शरद ऋतु जब आने वाली है, तो इसमें वो एसिडिटी कर सकता है ना। एक चीज़ और है मैम, जैसे कैस्टर ऑयल बोला था आपने दूध में मिला जी, के, जी। हमारे यहाँ कहते थे कि बचपन में घी मिला के पियो दूध में, हाँ। सोते समय बच्चों का दिमाग बहुत तेज करता है। बिल्कुल बिल्कुल इस पर बिल्कुल। आपका क्या टेक है देखिए मैम? कैस्टर ऑयल मैंने स्पेसिफिकली उनको बताया कि स्थिति के अनुसार उनकी, जैसे उनको बताया कब्ज़ हो रहा है या जिसको किसी को बॉडी में पेन है ना, उसके लिए। लेकिन अगर आपको डेली उसमें लेना है तो यस, दूध में घी मिला के लिया जा सकता है, लेने को कहा भी जाता है हमारे यहाँ, कई उसमें कहा गया है। बहुत सारे टाइप के घी हमारे यहाँ, जैसे मेंटली भी कई डिसऑर्डर्स के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए भी घी हैं, कल्याण घृत, बहुत टाइप के घी हैं हमारे यहाँ और हर बीमारी के लिए हैं, ठीक है। फिर उसका एडजुवेंट यूजुअली दूध ही होता है। जिसको दूध नहीं सूट करता फिर हम उसको बोल देंगे पानी से ले लो, नहीं तो दूध के साथ घी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वो, रसायन है। एक चीज़ और थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से कि हम बात तो करते हैं शहद लेने की, घी लेने की, लेकिन ओरिजिनल मिलेगा कहाँ? बस यही आपने ढूंढना है फिर सबको बताइएगा। मेरा घी गांव से आता है, मैं तो घर में गांव से मंगाता हूँ घी, और जनरली बट शहद एक ऐसी चीज़ है जो अब गांव में भी लोग नहीं करते। पहले तो हम खुद से शहद उगाते बिल्कुल, थे, बिल्कुल, करते थे, मतलब शहद की देखिए मधुमक्खी वही है ना की। कि उन सब चीज़ों का असली गुण तभी मिलेगा जब वो चीज़ असली होगी, है ना। अब लाइए ढूंढ के कहीं से अब सब मेन दिक्कत ये है कि आज के डेट में हम घी भी लेते हैं, बहुत महंगा, आई थिंक 2-3 हज़ार का घी भी आता है कहीं। बिल्कुल। गिर गाय का घी, इस गाय का घी, उस गाय का घी बेचते हैं, लेकिन वो घर आके पता चलता कुछ और ही है। उत्तराखंड के तो आपको तो बद्री गाय छोड़ के ही बिल्कुल सर। हाँ, और दही ऐसे नहीं बनता सर, दूध बाहर से नहीं बनता। जी मैं आपको अलग से बता दूंगी वो चीज़ें, है ना। शहद के बारे में एक चीज़ और कही गई है मैम जी। कि शहद जिस लोकेशन पर मधुमक्खी बना रही है, जैसे एक ज्योग्राफी होती है किसी हाँ, की। बिल्कुल अब बिल्कुल कई लोग यूएस से शहद ला के यहाँ खा रहे हैं, तो वो मेरे को लगता है ज़्यादा फायदा नहीं करता। बिल्कुल, वो इस चीज़ को, हाँ, जो लोकली बना हुआ शहद है यस हमारे यस, original, वो ज़्यादा फायदा हाँ, करता है। ये चीज़ देश, इसको कहा गया है कि आप जिस देश में रहते हैं, देश मतलब रीजन है ना, आप जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं या वो आपको सूट करेगी। जैसे अभी आपने बोला ना कि विदेश से लेके आ रहे हैं, मैं तो एक बार के लिए कहूँगी कि अगर प्योरिटी का आपको पता है ना, जैसे अब अपने यहाँ इंडिया में FSSAI होने के बाद भी कुछ वी डोंट नो कि अगर मोहर लगी भी है तो वो सच में सही है भी कि नहीं है। एग्जैक्टली, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं, सामने लिखा है 100% आटा, बैठ पीछे पलट के देख के पढ़ के देखिए 20% उसमें आटा है खाली। फूड लेबलिंग पढ़ना ही नहीं आता था लोगों को, और नहीं पढ़ते आता। भी हैं तो उसमें भी मिसगाइड किया रहता है कई जगह। और वो भी पता नहीं ना कि जो दे रहा है उसको लेबल वो भी सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको
बेटर बेस्ट थिंग इज़ कि अपने देश में उगी हुई, जो आपके रीजन में उगी हुई चीज़ है वो है। लेकिन अगर कहीं से आपको अच्छी चीज़, प्योर चीज़ मिल रही है ना, कि जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ये चीज़ प्योर है, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुझाव ये है कि डॉक्टर साहब जो चीज़ खाती हूँ उनको नहीं, मैं भी ये इंद्रपुरम की ही चीज़ें खाती हूँ। बिल्कुल, कुछ है ही नहीं उसमें, दबा के देखिए, कुछ उसमें वो नहीं है, सब निकला हुआ होता है। हाँ, हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं सुनने में। जो आपने बताया था बच्चे को तुलसी शहद हाँ, का होता है, हाँ, तो हाँ। मतलब मैंने जो शुरू किया था अपनी डॉटर के साथ, शहद मैंने मॉर्निंग में सुबह 1 चम्मच खिलाना डेली। पानी का मेरे को पूछना था कि तुलसी और केसर को बॉईल करके अगर पिलाएं डेली, मतलब 1 लीटर बना के, उसका कोई साइड इफेक्ट तो मैं नहीं? एक निवेदन करूंगा, आप एक दिन बच्चे को लेके शनिवार नहीं, वो तो मेरे को आना ही है, वो मैंने प्लान कर लिया है कि आना ही पड़ेगा। तो उसमें ज़्यादा उसमें ठीक से दे सकते हैं। केसर बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि अपने उसमें बहुत ज़्यादा अपने उसका एरिया का नहीं है ना। हाँ, तुलसी वाला पानी आप बच्ची को ज़रूर दे सकते हैं, है ना, तो वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पहाड़ में नॉर्थ में जो होता है पीले होता है तो ठंडा इलाज करता है, वही गुजरात में अगर पीले होता है तो वो गर्म इलाज करता है, वो उल्टा हो रहा है। हाँ, वही ना, सबका रीज़न के हिसाब से। अब जितना वहाँ पे बाजरा खाया जाता है उतना अपने यहाँ इस साइड नहीं खाया जाता है ना। राजस्थान में मिर्च कितना खाई जाती है, तो वो वही है कि हर रीजन के अकॉर्डिंगली भी बॉडी उस अकॉर्डिंगली अडेप्ट होती है। तो जो आपके हर चीज़ हमें, अब जैसे आजकल कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल ही देती हूँ, अब जब बोल रही हूँ, तो अब गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का त्यौहार है, लेकिन अब यहाँ पर भी मन रहा है, सबके घर में गणपति जी आ रहे हैं, क्यों? तो पूरे देश में मन रहा है। वैसे से जी मैं वैसे थोड़ी सी अपने मन की बात बोल रहा हूँ मैं। हमारा जो देश, जो आपकी सबके बात थी ना, हमारा जो देश है ना, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमें सिर्फ एक मंडी की तरह देखा गया है। मैं एक छोटा सा अनुभव दे रहा हूँ। जब हमारे घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी थे तो एक ECG जैसे होता है ना, ऐसा एक ऐड आता था, और सफोला या पता नहीं कौन से रिफाइंड का ऐड आया था सबसे पहले देश में, और उसमें ये बताया गया था कि भाई अगर आप सरसों का तेल या देसी घी खाओगे तो आप हार्ट पेशेंट हो जाओगे। और वो ECG का ऐड बन के आता था जब ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा। इस देश में उससे पहले कभी रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं होता था, अब से 45 साल पहले। और इतनी बड़ी मार्केट खड़ी हुई रिफाइंड की, इतनी बड़ी, मतलब लाखों करोड़ रुपए की मार्केट इस देश में रिफाइंड खड़ी हो गई। रिफाइंड बेचने के लिए नहीं थी, वो उस पीड़ा के लिए थी जो आप पीड़ा व्यक्त कर रहे हो, कि हम बीमार कैसे पड़े, हमारे शरीर कैसे खराब हो, और नई इंडस्ट्री कैसे खड़ी हो, कैसे हम मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। बिल्कुल सही। कोविड जो है ना, कोविड भी कोई बीमारी नहीं थी, ये तो सिर्फ बीमारी शरीर, कोविड वैक्सीन जिसके भी लगी है उसके शरीर के हर उस अंग पे इफेक्ट डाला है जो उसमें कमज़ोर था। हमारे यहाँ एक संदीप जी हैं जिनकी वाइफ एक्सपायर हो गई अभी, इस कॉटेज में रहते हैं, कॉलेज चलाते हैं, उन्होंने कॉलेज है नोएडा में। उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, तो मैं उनके पास बैठा था, तो उन्होंने ये कहा, कहने लगा जी मैं बहुत इस बीच में सिर्फ डॉक्टरों के साथ ही रहा हूँ, और मेरा अनुभव ये है कि मानव अंग का जो अंग कमज़ोर था, ये कोविड बीमारी उस अंग को और कमज़ोर करके चली गई। उसमें वैक्सीन का भी रोल रहा, बीमारी का भी, सब चीज़ों का। ये सिर्फ जो है ना, तो हमारे साथ तो खेल हो रहा है। हमारे भारत का सरसों का तेल, उससे बढ़िया कोई तेल नहीं है। हमारी गौ माता का देसी घी, उससे बड़ा कोई अमृत कुछ है ही नहीं। वो किसी भी रूप में नुकसान कर ही नहीं सकता हमें। हाँ, 2000 हमारे साथ तो हर जगह चीटिंग हो रही है ना। जितना ये अमूल, पारस, पराग, ये दूध जो बन रहे हैं सब पाउडर के हैं, पाउडर सब बाहर से आते हैं। सब डेनमार्क और वो जो देश हैं जहाँ दूध ज़्यादा हो जाता है, नदियों में फेंकते हैं, उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं दूध को, उसका पाउडर बना के हमें बेच देते हैं, उसका कबाड़ को हम पीते हैं। फिर तो हम तो जो पैक्ड फूड खा रहे हैं उससे हमारी बीमारी है। अच्छा, कह तो रहे हैं, अब सुन भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन यहाँ से हट के 2 घंटे बाद फिर वहीं पहुँच जाएंगे। तो प्रयास हमें यही करना चाहिए कि इतना प्रकृति से जुड़ें और देसी चीज़ों को जितना इस्तेमाल करें।
अपने आप बीमारी मुझे लगता है कि अपने आप कम होगी। बस उस मजबूरी से बाहर आना है जी। पता है क्या है, मैं बताता हूँ आपको एक बात, मैं बताता हूँ आपको। मेरठ के पास एक सरदना तहसील पड़ती है, वहाँ एक गांव है कक्केपुर, हमारा दूध वहीं से आता है, डेली दूध हमारा वहीं से आता है। वो उसके पास 400 गायें हैं, साहिवाल नस्ल की गायें सारी। और हाँ, और वो जो है वो बहुत ही आध्यात्मिक लड़का है जो उस काम को कर रहा है। उसका लक्ष्य बिल्कुल पैसा कमाना नहीं है, भाई पैसा कमाना तो है लेकिन पूरी तरह से उसका टारगेट ये नहीं है पैसा कमाना, जितना नहीं वो नहीं, वो तो गुरुकुल से पढ़ा हुआ है, गुरुकुल से पढ़ा हुआ इंजीनियर। वो तो उसने पांडे जी ने तो काम बंद कर दिया, वो तो गड़बड़ करने लगे थे। वो बिल्कुल विशुद्ध दूध, बिल्कुल पूरा परिवार उसके घर जाओगे ना आप, 400 गायें, 100, 150, 200 बीघे के जमींदार है, और जाओगे उसकी पत्नी को देख के ऐसे कहोगे वे काम वाली है। पूरा परिवार, उसके बच्चे, खुद वो बिल्कुल पशुओं की तरह गौ माता की सेवा करते हैं वो। और वो सिर्फ 85 रुपये लीटर दूध देता है। हमारे यहाँ 85 रुपये लीटर दूध आ रहा है। अब हम वैसे जो अमूल का उनको खरीद रहे हैं दूध, वैसे जो गौ माता का जो दूध दे रहे हैं, जो देसी गौ माता का दूध दे रहे हैं, वो 100 रुपये, 120 रुपये दे रहे हैं, वो 85 रुपये में यहाँ हमें दे रहा है। जो घी 2200 रुपये किलो, 2500 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो लोग बेच रहे हैं, उस घी को जो है उसने 50 रुपये बढ़ा दिए। हमारे यहाँ वही घी, हम उसी घी खाते हैं हम तो। वो 1450 दे रहा था, उसने 1500 कर दिया। आप अगर भाई साहब खाओगे ना तो आप ये कहोगे यार अमृत है। तो अगर किसी को किसी को कोई आवश्यकता हो तो मतलब रेट भी कम है और बहुत ही टॉप क्लास की चीज़ है। अगर किसी को वो तो मैं नंबर दे दूंगा, आप उससे बात कर लेना, वो घर ही पहुँचाएगा आपके। मैडम एक दिक्कत, 2 साल पहले मेरा गोल ब्लैडर पथरी हो गई, वो निकल गया, तो तब से मेरा पेट जो है वो बहुत गैस्ट्रिक हो चुका है, और मेरे हफ्ते में एक बार अब सर में दर्द भी हो जाता है। तो उसका क्या समाधान है? समाधान एक तो जैसे मैंने बताया, खाने पीने में अब आपको ज़्यादा तेल वाली तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला, गरम तासीर वाली चीज़ें कम से कम खानी है, ठीक है। इन चीज़ों को तो अवॉइड आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुए हुए लोग मेरी जान पहचान में हैं जो कि अभी भी दे आर ईटिंग नॉन वेज ऑन अ डेली बेसिस और उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। नहीं, मैं तो प्योर वेज हूँ, अंडा तक भी नहीं खाता। मैं वही बता रही हूँ कि अब आपको बाकी तली भुनी चीज़ मैं बिल्कुल कभी बचपन से नहीं खाई मैंने। ओके, लेकिन फिर भी अब शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? कोई शुगर नहीं, बीपी नहीं, कुछ नहीं। आप जैसे मैंने बोला ना, मुनक्का और अंजीर, हाँ, उसको भिगा के आप खाना शुरू कीजिए। नारियल को अपनी डाइट में लाइए। धनिए को उबाल के ठंडा किया हुआ पानी पीना शुरू कीजिए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो जो बढ़ा हुआ पित्त है जो आपको ब्रेन मतलब सिर दर्द भी कर रहा है ना, वो उसको शांत रखेगा।